सुप्रभात साथियों, स्वागत है आपका। और बात करने जा रहे हैं आज हम संधि के ऊपर। एक ऐसा बिंदु जिसका बेसब्री से हमें इंतजार रहता है और हमारी हिंदी की एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि आत्मा है। इस आत्मा को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम इस हिंदी व्याकरण को समझ सकते हैं। इतना जरूरी क्यों है ये बिंदु, इसको आत्मा क्यों कहा जाता है, इसको आज हम समझेंगे। और ये समझेंगे हम कि संधि किसे कहते हैं, संधि होती क्या है, कैसे होती है संधि, इसका विच्छेद क्या होना चाहिए, इसका कौन कौन से अवयवों में इसका जुड़ाव है, प्रभाव किस किस पर पड़ता है, इसके अंदर कौन कौन से अवयव और हम शामिल करेंगे, वो भी हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात शुरू करेंगे संधि पर कि संधि किसे कहते हैं। वैसे तो हमने काफी नाम सुना है कि वहां पे ये संधि हो गई, वो संधि हो गई, ये संधि हो गई। वहां पे संधि का मतलब एक तरीके से तो हम कह सकते हैं मेल होना, समझौता होना। लेकिन हमारे यहाँ पे ये जो संधि है, इसको कैसे नाम दिया गया, ये संधि कैसे हुई, बात हमें यहां तक समझ में आ रही है कि ये हमारा क्या है, धनात्मक चिन्ह, प्लस का चिन्ह, चाहे धन कहो चाहे प्लस कहो, दोनों में कोई अंतर नहीं, एक ही बात है। अब होगा क्या, इधर भी कुछ होगा और इधर भी कुछ होगा। ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तभी तो संधि होगी ना। ये तो संधि की बात हुई। अब हमारे हिंदी में क्या होता है, भाषा में क्या होता है, यहां पे कोई एक वर्ण होगा, क्या होगा, वर्ण होगा। इधर भी क्या होगा, एक वर्ण होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं शब्द की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ण की बात कर रहा हूं। यहां पे शब्द क्या लिखा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां शब्द क्या लिखा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें काम में ये लेना है कि ये जो प्रथम शब्द है, इसकी जो अंतिम ध्वनि है यानी कि वर्ण है, वो क्या है, उस वर्ण का ध्यान रखना हमें, तभी हम संधि को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगला ये भी, इसका भी जो प्रथम वर्ण है वो ध्यान रखना है। शब्द क्या है, शब्द से हमें कोई लेना देना नहीं, वर्ण क्या है उस वर्ण को हमें देखना है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो वर्ण हैं हमारे, वो आपस में मिलेंगे। क्या होगा मित्रों, मिलेंगे। तो जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगी, संधि। देखिए विशेष रूप से एक बात कि ये संधि शब्द कैसे बना, इसमें भी देखिए हमारा एक उपसर्ग है, सम प्लस धी, ये बन गया संधि। वैसे धी का मतलब तो धारण करना होता है, तो समान रूप से जो सभी को धारण कर लेता है वो संधि। लेकिन यहाँ पे इसका ये प्रकृति रूप अलग है और इसकी जो परिभाषा है वो अलग है। तो मुख्य रूप से संधि को हमें क्या समझना है कि इसमें दो वर्णों का योग होता है, दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं। और होता क्या है, जब ये और ये आपस में जुड़ते हैं तो यहां से कोई नया एक तीसरा ही और आता है, एक वर्ण कुछ नया ही बन जाएगा, नई ध्वनि की उत्पत्ति हो जाएगी, तब क्या होगी, हमारी संधि होगी। ध्यान रखना इस बात का मित्रों। सबसे पहले मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि संधि और संयोग क्या होता है। यदि ये दोनों वर्ण मिल रहे हैं और इनसे किसी तीसरे का निर्माण नहीं हो रहा है तो वहां पे संधि नहीं होगी, तो वहां पे संधि नहीं होगी। और यदि ये दोनों मिल रहे हैं और इन दोनों के मिलने की वजह से किसी तीसरे वर्ण की उत्पत्ति हो रही है, किसी नई ध्वनि की उत्पत्ति हो रही है, तो वहां पे क्या होगा, संधि होगी। क्या होगा मित्रों, संधि होगी। तो देखिए इस संधि को हम क्या कह सकते हैं, परिभाषा क्या बना सकते हैं संधि की, क्या कहेंगे। अनेक सारी परिभाषाएं दी गई है विद्वानों के द्वारा, हमको साधारण सी परिभाषा जो हमारे सामने रखनी चाहिए वो हम रख लेते हैं, जिसको हम पढ़ सके, आराम से समझ सके। तो हम क्या लिखेंगे, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहेंगे। सामान्य सी परिभाषा है, इसे हमें समझनी है, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में संधि की परिभाषा नहीं पूछी जाती। अगर पूछी भी जाती है तो ये परिभाषा उसके लिए पर्याप्त है। होगा क्या, दो वर्णों का मेल होगा, ये देखिए, एक इधर का वर्ण होगा, एक इधर का वर्ण होगा, इन दोनों का मेल होगा और इनके मेल से क्या होगा, उत्पन्न विकार, परिवर्तन, बदलाव होगा। जैसे कि यहां था अ, यहां भी था अ, जब ये दोनों मिल रहे हैं तो बनेगा क्या, आ। तो परिवर्तन हुआ ना, बदलाव हुआ ना। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा क, यहां पे लिख दिया मैंने अ, क्या हुआ,
ये अगर ग बन जाता है तो बदलाव हुआ ना, क्या हो गया, ये और ये दोनों ही ध्वनियां बदल गई, तीसरी ध्वनि आ गई कोई, ये देखिए ये और ये दोनों ही ध्वनियां बदल गई, कोई तीसरी ध्वनि आ गई। तो जहां पे बदलाव होता है वहां पे क्या होगी, वहां पे होगी संधि। और अगर दो वर्ण पास पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो वहां पे संधि नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे मित्रों, संयोग कहेंगे। दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना हमें कि ये संयोग क्या होता है। संयोग का मतलब है दो वर्णों का आपस में मिल जाना और कोई बदलाव नहीं होना, जैसे थे वैसे बैठ गए, तो वो क्या होगा हमारा, वो संयोग होगा। जैसे कि देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं हम, उससे हम समझते हैं कि ये संधि क्या होती है। देखिए जैसे कि मैंने एक शब्द लिया, सबसे पहला शब्द लेता हूं सावधान। क्या है, सावधान। एक शब्द लिया मैंने युगबोध। क्या लिया मित्रों, युगबोध। एक लिया मैंने युगांतर, और एक लिया मैंने अनंत। देखिए चार शब्द है हमारे सामने, इन शब्दों को हम समझते हैं और इस संधि की प्रक्रिया जो है, मूल अवधारणा जो है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। संधि कैसे बनी है, प्रकार बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि संधि होती क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक शब्द और ले लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया वागीश। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये सावधान क्या है। संधि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मूल शब्द की पहचान। किसकी पहचान दोस्तों, मूल शब्द की पहचान। आपने संधि के नियम जितने थे उतने सारे के सारे कंठस्थ कर लिए, समझ लिया, लेकिन जब तक आपको मूल शब्द की पहचान नहीं होगी तब तक आप इस संधि के बिंदु को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, या फिर यूं कहें कि पूर्ण रूप से नंबर नहीं ला पाएंगे। क्योंकि हमें जरूरत है मूल शब्द की पहचान की। इसमें से मूल शब्द क्या है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमें संधि समझ में नहीं आएगी। तो देखिए बात करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है सावधान। सावधान का अगर टुकड़ा करें तो क्या होगा, देखिए सर क्या है हमारा, एक अव्यय है, आपको पता हो तो उपसर्ग की तरह काम करता है। अब क्या होगा, औ प्लस धान, ये बनता है इसका वर्गीकरण। क्या बनता है, देखिए ये था यहां पे सावधान। टुकड़ा कहां से करना है, आपको पता हो तो संधि में वर्णों का विकार होता है, वर्णों में विकार होता है, तो उस विकार को पकड़ना है हमें। यहां से टुकड़ा करेंगे, यहां से टुकड़ा करेंगे, यहां से टुकड़ा करेंगे, कहां से टुकड़ा करें, वो टुकड़ा कैसे समझ में आएगा हमें, जब हम मूल शब्द की पहचान कर लेंगे। हमें पता होगा कि ये मूल शब्द ये होता है, तो वहीं से टुकड़ा करना है ना। जैसे कि अभी आप इसको ऐसे टुकड़ा कर लो, सा प्लस वधान, ये वधान क्या होता है, वधान तो कुछ होता ही नहीं, तो होगा क्या, मूल शब्द की पहचान ही नहीं हमें, तो टुकड़ा कैसे करेंगे। तो विच्छेद करने के लिए, संधि को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है मूल शब्दों की पहचान। शब्दकोश जो है वो हमारा हमें मजबूत बनाना होगा। शब्दकोश अगर हमारा मजबूत होगा तो ही हम इस संधि की अवधारणा को, समास की अवधारणा को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, शब्द है सावधान, तो से प्लस अवधान, अवधान सतर्क, सावधानी, तो अवधान यानी सतर्कता सहित, सही यानी सहित का अर्थ देता है, और अवधान यानी सतर्क, तो सतर्कता सहित, तो वो क्या हो जाएगा, सावधान। अब देखिए अव प्लस धान, वैसे तो अवधान का मतलब क्या होता है, रुकना भी होता है। अब देखिए अगले बिंदु पर बात करता हूं मैं, तो यहाँ पे संधि कौन सी हुई है ये हम आगे बात करेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। मेरा मूल रूप से अभी ये समझाना है कि ये विकार कैसे होता है। देखिए यहाँ पे क्या था, से में क्या है, ये और ये क्या है, अ की ध्वनि, ध्यान रखना मित्रों, जहां कहीं भी ऐसा वर्ण आता है व्यंजन वर्ण, तो उसमें इधर क्या रहेगी, स्वर की ध्वनि रहेगी। अब कौन सी है, अ की ध्वनि। चलिए अब सामने क्या मिल रहा है, अ मिल रहा है, तो हुआ क्या, एक अ और एक अ, तो दो अर्थ है ना हमारे पास, अ, लेकिन हुआ क्या, ये देखिए दोनों ही गायब हो गए और बना क्या, आ बन गया। क्या बन गया, आ बन गया, तो परिवर्तन हुआ ना, दो अ गायब होकर के एक आ बना है,
तो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। बस इसी परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। तो पहला उदाहरण देखा हमने। अब देखिए अगला देखते हैं। दूसरा शब्द है युगबोध। देखिए इसमें देखिए एक शब्द है युगबोध। युगबोध का मतलब क्या होता है, जमाने के बारे में जानना। अब देखिए इसका टुकड़ा करते हैं हम। एक शब्द युग आपके जाना पहचाना होगा, जैसे हम कहते हैं कलयुग, सतयुग। युग का मतलब एक समय का विशेष प्रकोटा है, उसे हम कहते हैं युग। और बोध, बोध मतलब जानना, समझना। तो युग प्लस बोध, युग को समझना, दोनों का अर्थ आ रहा है अलग अलग स्पष्ट रूप से। संधि की विशेषता ये होती है मित्रों कि इसके सिर्फ वर्णों में परिवर्तन होता है, शब्द में अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना। तो यहाँ पे क्या हुआ, युग का भी अर्थ है और बोध का भी अर्थ है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को पास पास ले आए। युग अलग होता है, बोध अलग होता है, लेकिन एक नया अर्थ चाहिए था हमें, जिन दो शब्दों को जोड़ करके हम नया अर्थ बना सकें। तो हमने क्या किया, इन दोनों को पास पास ले आए और बना दिया शब्द युगबोध। अब देखिए इस युगबोध में यहाँ पे क्या था, ये था ग और अ। इधर क्या है देखिए ब। अब इनमें कोई अंतर आया क्या, ये देखिए ये ए जहां का जहां है वहां का वहीं है, ये देखिए वह भी वहां का वहीं है। तो परिवर्तन कुछ हुआ ही नहीं। तो हुआ क्या है, यहां पे क्या हुआ मित्रों, यहां हुआ है संयोग। क्या हुआ है, इसे कहते हैं संयोग। जहां पे दो वर्ण पास पास तो आते हैं लेकिन कोई विकार उत्पन्न नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारा होता है संयोग। तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ख्याल रखें। अगला देखिए, अगला शब्द है हमारा युगांतर। क्या शब्द है, युगांतर। टुकड़ा कहां से करेंगे, देखिए हमें सिग्नल मिल चुका है। शब्द क्या होता है, युग। तो युग निकाल लीजिए, युग। एक शब्द और पड़ा हुआ हमारे, क्या जाना पहचाना है कि नहीं, अंतर। अरे भाई इन दोनों में अंतर तो बताओ, इसमें क्या अंतर है, तो वो वाला अंतर। तो अंतर, दो शब्द निकाल दिए हमने। ध्यान क्या रखना है मित्रों, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे मूल शब्द हो, चाहे धातु शब्द हो, इन सबको आपको समझना पड़ेगा। जब तक हमारे पास में ये बारीकी की पहचान नहीं होगी कि उपसर्ग क्या होता है, कौन सा उपसर्ग होता है, कौन सा नहीं होता है, प्रत्यय कैसा होता है, कौन सा प्रत्यय होता है, मूल शब्द क्या होता है, धातु रूप क्या होता है, जब तक ये सारी चीजें हमारे समझ में नहीं आएगी तब तक हम संधि को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अब ये हमारे आसान क्यों हुआ, देखिए इसमें क्या किया हमने कुछ नहीं किया, हमने संधि को नहीं समझा। हमने सिर्फ क्या समझा कि एक हमारा शब्द होता है युग, एक शब्द होता है अंतर। तो युगांतर मतलब युग के बीच में, युगांतर, ये तो युगांतर बात है, मतलब युग के बीच की बात है, युग के मध्य की बात है। तो क्या किया हमने, युग शब्द को जाना और अंतर शब्द को जाना। जब हम शब्दों का अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो संधि अपने आप प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि संधि किस पर आधारित है, संधि आधारित है विच्छेद पर। दोस्तों विच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है संधि में। बना हुआ शब्द तो कोई भी देख लेगा, अगर आपको मैंने विच्छेद करके दे दिया, युग प्लस अंतर दे दिया, तो कोई भी कर देगा। युगांतर का टुकड़ा कैसे होगा, युगा प्लस अंतर होगा या युग प्लस अंतर होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जिसको ये पता होगा कि शब्द युगा नहीं होता है, शब्द युग होता है, तो वो क्या करेगा, वो संधि को आसानी से समझ पाएगा, आसानी से नंबर ला पाएगा। तो आप अच्छे तरीके से शब्दों पर गौर कीजिएगा, जब भी पढ़े शब्दों को अच्छे तरीके से पढ़े कि युग होता है कि युगा होता है, अंतर होता है कि अंतर होता है, क्या होता है, ये बात आपको विशेष रूप से ख्याल रखनी पड़ेगी। तो देखिए अब हुआ क्या है, इधर क्या था हमारा, ये ग और ये अ, सामने क्या मिल रहा है, अ मिल रहा है ना। तो देखिए अ और अ बना क्या, आ, परिवर्तन हुआ ना। ये देखिए ये आ की ध्वनि, ये अ की ध्वनि, तो अ की और अ की दोनों की ध्वनि जब मिली तो क्या बना, आ बना। तो हो क्या गया, देखिए युग प्लस अंतर बराबर युगांतर। दो ध्वनियां पास पास में आई और पास पास में आने से क्या हो गया, विकार उत्पन्न हो गया। तो जब दो ध्वनियों के पास में आने से विकार उत्पन्न होता है तो वहां पे क्या होती है, हमारी संधि होती है। ये संधि की जो बेसिक अवधारणा है वो हमारे सामने आई है। सामान्य से जो जानकारी संधि की वो समझनी है पहले तो। चलिए एक शब्द और लेते हैं, देखिए अगला शब्द है अनंग। क्या है मित्रों, अनंग। अनंग देखिए अब बहुत ही नया शब्द है,
परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है। और किस में पूछा जाता है? संधि में। जबकि देखिए आप इस शब्द को देखिए अच्छे तरीके से, कीजिए टुकड़ा कीजिए, क्या होगा? अब देखिए अनंग का टुकड़ा कहां से करोगे आप? यहाँ पे तो देखिए कुछ आ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आ तो दिख रहा था हमें, यहाँ पे अलग अलग शब्द तो दिख रहे थे, यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अनंग करेंगे क्या? अनंग, अ प्लस नंग, तो नंग क्या होता है? नग तो होता है, न गमन करने वाला हमारा पहाड़, नग तो होता है, लेकिन नंग तो कुछ होता ही नहीं, तो क्या करेंगे हम? देखिए फिर वही बात मेरी कि आपको अर्थ पर जाना पड़ेगा। मूल शब्द को समझिए, मूल शब्द के साथ में क्या समझना आपको? दूसरा जो है वो है अर्थ। अर्थ क्या है शब्द का? अनंग किसे कहते हैं? कामदेव को। कामदेव कौन है? अनंग। जिसका कोई अंग नहीं है वो क्या कहलाता है? अनंग। अंग है ही नहीं, जिसका कोई अंग नहीं है उसे कहते हैं अनंग। और अनंग कौन माना जाता है? कामदेव माना जाता है। बहुव्रीहि समास होगा इसमें। अब देखिए बात करते हैं हम आगे। जब हमें अर्थ पता होगा तो हम इसका टुकड़ा कर लेंगे। तो अनंग सामने क्या आया कि अंग से संबंधित बात चल रही है, तो एक शब्द क्या निकालेंगे हम? अंग। अंग मतलब हमारे शरीर के ये जो है ये अंग ही तो है। अब ये जो क्या है शरीर के अवयव, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। तो एक शब्द आ गया हमारे सामने अंग। अब दूसरा हमें क्या निकालना है? देखिए इस ने में से हमने क्या निकाल दिया? अ निकाल दिया। तो अभी इधर क्या बचा? ये बचेगा क्या? नहीं। बचेगा क्या? हलंत वाला है, ये बच गया। अब आगे क्या लगा दे? ये लीजिए, तो बना क्या? अन्न प्लस अंग। अब आपको मैं बताऊं बात कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने वर्गीकरण किया है वो सही है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहली बात, ये शब्द जाना हमने, अंग शब्द होता है, बिल्कुल होता है, तो ये तो हमारा सही है। अब इधर अन्न सही है या नहीं है? तो पहली बात तो ये पता चल गई कि जब न में से क्या निकालेंगे, न का जब वर्गीकरण करेंगे तो यही होगा, न प्लस अ। तो अ हमने निकाल दिया, बचा क्या पीछे? न बचा, तो ये न आ गया। तो पहला तरीका ये हो गया समझने का। दूसरा तरीका ये है कि ये अन्न क्या है? ये अन्न हमारा संस्कृत का अव्यय है। क्या है मित्रों? अन्न हमारे संस्कृत का अव्यय है। अ और अन्न उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग 22 ही होते हैं संस्कृत में, जो अभी हम आगे बात करेंगे। ये क्या है? ये संस्कृत के अव्यय हैं जो उपसर्ग की तरह काम करते हैं, शब्द के आगे जुड़ते हैं, अर्थ में परिवर्तन करते हैं, और क्या होता है? उपसर्ग के उदाहरण को ग्रहण कर लेते हैं। जबकि है क्या ये है अव्यय। ठीक है, अब हम इनको आमतौर पर उपसर्ग बोलते रहते हैं। तो देखिए आगे, ये तो जुड़ेगा, अ किसके साथ में जुड़ेगा? थोड़ी सी बता देता हूं मैं। अ जुड़ेगा व्यंजन के साथ में। किसके साथ में जुड़ेगा? व्यंजन के साथ में। जैसे कि मैंने जोड़ दिया अ प्लस बोध, अबोध, है ना। अब अन किसके साथ में जुड़ेगा? अन जुड़ेगा स्वर के साथ में, अन प्लस अंग। ये क्या है? देखिए स्वर है, तो इन दोनों का रूप जो है साथ में चलता रहता है। अ जुड़ता है व्यंजन के साथ में और ये जुड़ता है स्वर के साथ में। किसके साथ में जुड़ता है? स्वर के साथ में। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो देखिए समझ में कैसा है हमें? कितना कठिन शब्द है लेकिन कितना आसान हो गया। समझा क्या हमने कि अन हमारा अव्यय होता है और अंग हमारा शब्द होता है। तो और अन और अंग को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अनंग बनेगा। इस ने हलंत में क्या जुड़ गया? वापस अ जुड़ गया। तो क्या हुआ? ध्वनि में परिवर्तन हुआ क्या? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब परिवर्तन होगा ही नहीं तो संधि कैसे होगी? तो अनंग शब्द में क्या है? संधि नहीं है। क्या है इसमें? संयोग है। क्या है मित्रों? संयोग है। क्या है? संयोग है। चलिए एक और शब्द जो हमारे सामने पड़ा है उस पर बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए शब्द वागीश। क्या है मित्रों? वागीश। तो वागीश किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको कहा था कि आप अर्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। किसके ऊपर ध्यान दें? अर्थ के ऊपर ध्यान दें। वागीश किसे कहते हैं? वागीश ये दो शब्दों से बना है। जो वाणी का ईश्वर है उसे कहते हैं वागीश। इसी शब्द से बना है वागीश्वरी। किससे बना? इसी से बनता है वागीश्वर। तो जो वाणी का ईश्वर है उसे क्या कहते हैं? वागीश कहते हैं। तो देखिए वाणी को संस्कृत में क्या कहते हैं? वाग। वाग, वाग नहीं कहते तो क्या कहते हैं फिर? वाक। तो देखिए एक शब्द तो हमारे सामने आया ईश। क्या आ गया? ईश। ईश का मतलब ईश्वर, स्वामी, ईश्वर या स्वामी। अब दूसरा शब्द क्या है हमारे सामने? या तो आएगा
वाक, या आएगा वाक। तो देखिए मूल जो शब्द है वो क्या है, वाक। वाक का मतलब होता है कहना या फिर वाणी। क्या होता है, वाणी या फिर कहना। तो मूल अर्थ होता है वाणी। तो वाक यानी वाणी और ईश यानी ईश्वर, तो वाणी का ईश्वर। तो अब देखिए बात ये आती है कि हम इसको क्यों लें, यहाँ पे तो ये ग लिखा हुआ है ना, ये ग लिखा हुआ है, फिर हम क्या को क्यों लें, वाग प्लस ईश होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये वाग जो है वो वाग है ही नहीं। ये वाग बना किससे, इस वाक से ही बना है। इस वाक से ही क्या बना है, ये वाग बना है। हम जब व्यंजन संधि में जाएंगे तो हम एक नियम को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यह है अघोष। क्या है हमारा, अघोष। और इस अघोष के साथ में यदि घोष कोई वर्ण मिलता है, क्या मिलता है, घोष मिलता है, तो ये अघोष भी अपने घोष में परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है, अपने घोष में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए ये अघोष है, इसका घोष होता है ग, तो ये किस में तब्दील होगा, इसमें तब्दील होगा। तो ये क्या होगा, वाक। वाक का क्या बन गया, वाक। ग बन गया, क का क्या बना, ग बना, ई जुड़ गया। तो ये देखिए ये वा, ये ग बना। अब जोड़ दीजिए, इस जोड़ दीजिए, तो इस ग हलंत में क्या जुड़ा, ई की मात्रा जुड़ी, तो वा का तो वा ही रहेगा, ये ग में ई जुड़ गई, ये स का सही रहेगा, ये बन गया वागी। इसमें भी क्या हुई, हमारी संधि हुई है। क्यों हुई संधि, क्योंकि देखिए मूल क्या था, वाक था, क था, क का क्या बन गया, ग बन गया, तो परिवर्तन हुआ ना। मूल कंसेप्ट क्या है संधि का, जो मूल अवधारणा है वो ये है कि दो वर्ण मिलते हैं और यदि विकार उत्पन्न होता है तो ही वहां पे संधि होगी, वरना संधि नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने देखा अच्छे तरीके से इन 4-5 उदाहरणों को कि किस प्रकार से संधि होती है और किस प्रकार से संयोग होता है, किस प्रकार से हमारे ये अब ये उपसर्ग काम करते हैं। तो इसका छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो संधि की अवधारणा है वो हमारे सामने स्पष्ट हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं संधि के प्रकार। तो देखिए संधि के प्रकार जो होंगे वो हमारे होंगे वर्णों के प्रकार। किसके प्रकार होंगे, वर्णों के प्रकार। जो वर्णों के प्रकार है, जो ध्वनियों के प्रकार है, वही संधि के प्रकार है। तो देखिए मुख्य रूप से ध्वनियां कौन कौन सी है, स्वर, व्यंजन, और तीसरा है विसर्ग। ये देखिए 3 ध्वनियां हमारे सामने, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इन 3 वर्णों के आधार पर भी हमने संधि का प्रकार किया। तो यहां पे लिखा मैंने वर्णों का प्रकार। अब इसके नीचे हम क्या लिख देते हैं, संधि के प्रकार। तो कितने प्रकार है संधि के दोस्तों, 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये देखिए अगली बात करते हैं कि ये परिवर्तन कैसे हुआ, ये हमने पढ़ा है। अब ये नामकरण ऐसे क्यों दिया गया, क्योंकि वर्ण जो है हमारे, ध्वनियां जो है वो 3 ही प्रकार की, स्वर है, व्यंजन है और विसर्ग है। और इसी प्रकार से हमारे व्याकरण ने संधि का नामकरण कर दिया, जिसमें परिवर्तन स्वर में हुआ तो स्वर नाम दे दिया, परिवर्तन व्यंजन में हुआ तो व्यंजन नाम दे दिया, परिवर्तन विसर्ग में हुआ तो विसर्ग नाम दे दिया। तो संधि का नामकरण, एक बिंदु लिखता हूं, देखिए छोटा सा मैं यहाँ पे, संधि का नामकरण। संधि का नामकरण कैसे किया गया उस पर बात करते हैं। देखिए होता क्या है, जिस वर्ण में परिवर्तन हुआ
जिस वर्ण में परिवर्तन हुआ वो ही संधि का नाम रखा गया, संधि का नाम रखा गया। देखिए परिवर्तन किस में हो रहा है, जिस वर्ण में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन अगर स्वर में हुआ है तो स्वर संधि, परिवर्तन अगर व्यंजन में हुआ है तो व्यंजन संधि, और परिवर्तन अगर विसर्ग में हुआ है तो विसर्ग संधि होगी। अब देखिए हम सबसे पहले जो हमारी बात करते हैं वो होगी हमारी पहली संधि। कौन सी होगी? वो है हमारी स्वर संधि। क्या होगा मित्रों? स्वर संधि किसे कहते हैं? जब क्या होगा, दो स्वरों का मेल होगा और स्वर में परिवर्तन होगा, तब क्या होगी? स्वर संधि होगी हमारी। क्या होगी? स्वर संधि होगी। अब देखिए स्वर संधि के प्रकार कितने हैं हमारे। स्वर का स्वर से मेल, तो वहां पे क्या होगी? स्वर संधि होगी। क्या होगा? स्वर का स्वर से मेल व स्वर में ही परिवर्तन, स्वर में ही परिवर्तन। सामान्य सी जानकारी देखिए, परिभाषाओं से संबंधित जानकारी ज्यादा आपके पास रहने की जरूरत नहीं है, हमें जो मूल अवधारणा है उसे समझना है। देखिए स्वर का स्वर से मेल होगा, पहली बात। दूसरी बात, स्वर में ही परिवर्तन होगा, परिवर्तन व्यंजन में नहीं होगा, स्वर में परिवर्तन होगा, तो ही हमारी क्या होगी? स्वर संधि होगी। अब देखिए कितने प्रकार है स्वर संधि के, मैंने आपको बताया था। आपको पता हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के इससे जो पिछले वीडियो हैं जिनमें वर्ण विचार हमने पढ़ा है, तो वहां पे जब हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था तो उस समय मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि ये देखिए ये वर्णों का इस प्रकार से वर्गीकरण है और ये हमारे संधि में काम आएगा। देखिए संधि के जो हमारे स्वर संधि के प्रकार किए गए हैं वो कौन कौन से किए गए? 5 प्रकार किए गए, आपको पता है। सबसे पहला जो प्रकार किया गया है वो किया गया दीर्घ संधि। कौन सा किया गया है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा कौन सा है? वो है गुण स्वर संधि। तीसरा कौन सा है मित्रों? तीसरा आपके वृद्धि स्वर संधि। चौथा जो है वो है यण स्वर संधि, और पांचवा है अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार जो है हमारे वो स्वर संधि के प्रकार है। अब देखिए बात करते हैं कि नाम यही क्यों रखा गया। पहली संधि का नाम दीर्घ क्यों रखा, गुणी क्यों रखा, वृद्धि क्यों रखा, यणी क्यों रखा और अयादि क्यों रखा? भाई नाम तो कुछ और भी रखा जा सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि दीर्घ संधि का नियम देखिए आप, क्या होता है? जब अ या आ के साथ में क्या जुड़ता है? अ या आ जुड़ता है तो बनता क्या है? आ बनता है। ये देखिए बेसिक उदाहरण है। अ या आ के साथ में जब अ या आ मिलेगा तो बनेगा क्या? आ बनेगा। तो आ बनेगा तो आ क्या है हमारा? मैंने आपको बताया था आ है हमारा दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर है, तो इसीलिए नाम क्या दे दिया? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा इसका देखिए क्या है, जब ई या ई के साथ में ई या ई मिलेगा तो बनेगा क्या? बनेगा दीर्घ ई। उसी प्रकार से ऊ का नियम है, ऊ या ऊ के साथ में क्या जुड़ेगा? ऊ या ऊ जुड़ेगा तो बनेगा क्या? ऊ बनेगा। ये जो देखिए मुख्य रूप से जो अवधारणा है उसको हमें समझने की जरूरत है। परिवर्तन किस में हुआ है? स्वर में हुआ है, लेकिन किस में हुआ है? दीर्घ में हुआ है। बना क्या? दीर्घ बना। देखिए इनका दीर्घ बना, इनका दीर्घ बना और इनका दीर्घ बना, तो आ ई उ, तो इनका दीर्घ बना है तो नाम क्या दे दिया हमने? दीर्घ दे दिया। क्या दे दिया? दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए गुण में क्या हुआ? गुण किससे बनता है? चलिए ये जो बाकी की बातें हैं वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम आज बात करते हैं शुरुआत में, वो है दीर्घ स्वर संधि की। इसका आप में जरा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की।
देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा भाग है वो है दीर्घ स्वर संधि। आज हम इसी पर बात करते हैं, आगे बात आगे करेंगे। दीर्घ संधि के जो नियम है वो क्या क्या कहते हैं। सबसे पहला नियम है कि यदि अ के साथ में अ जुड़ेगा तो बनेगा क्या, हमारा आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्रों, आ बन जाएगा। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि अ के साथ में आ जुड़ेगा तो भी क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि आ के साथ में अ जुड़ेगा तो भी क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। और चौथा नियम ये कहता है कि आ के साथ में आ जुड़ता है तो भी क्या बनेगा, हमारा आ ही बनेगा। क्या बनेगा मित्रों, आ ही बनेगा। तो सबसे पहला देखिए इसका नियम लेते हैं हम। मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, साष्टांग। क्या लिखा मित्रों, साष्टांग। एक लिखा मैंने युगांतर। देखिए आप, एक लिखा मैंने अपराहन। देखिए आप शब्दों को गौर से देखिएगा। एक मैंने लिखा है साष्टांग, एक लिखा मैंने युगांतर, एक लिखा है मैंने अपराहन, एक देखिए मैं लिख रहा हूं अंत्याक्षरी, एक लिखा मैंने वातायन। इधर देखिए मैंने लिखा है, इसकी बात करते हैं पहले, इसके बाद में आगे लिखेंगे। देखिए सबसे पहला शब्द है हमारे सामने साष्टांग। क्या होगा, देखिए टुकड़ा यहां से भी होगा और यहां से भी होगा। देखिए स प्लस अष्ट प्लस अंक। क्या हुआ मित्रों, देखिए यहां पे था सा, तो मिला क्या हमें, देखिए आ मिला है। ये देखिए यहां पे भी आ और यहां पे भी आ। तो आ का टुकड़ा कैसे होता है, ये चार प्रकार से होता है, या तो ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, और या ये होगा। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि एक होता है हमारा सर, हमारा ये होता है सर, और एक होता है अष्ट, आठ जिसे हम कहते हैं। तो अष्ट ऐसे ही लिखा जाता, आष्ट नहीं लिखा जाता। साष्टांग तो स प्लस अष्ट प्लस अंग। तो देखिए ये टांग किसे बना, ट और ए में मिला, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए अ और ए मिला तो क्या बना, हमारा आ मिला। यहाँ पे भी देखिए अ और ए मिला तो क्या बना, हमारा आ बना। तो बना क्या, साष्टांग। अ और ए जब भी मिलेगा मित्रों बनेगा क्या, आ बनेगा। तो जहां पे आ होगा वहां पे हमारी होगी दीर्घ स्वर संधि। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे कि मैंने लिया है युगांतर, अभी अभी लिया था हमने, इसमें तो ज्यादा दिक्कत ही नहीं हमारे। क्या होगा, युग प्लस अंतर। क्या हो जाएगा मित्रों, युग प्लस अंतर। अगला देखिए अपराहन, टुकड़ा करो, ये देखिए ये रहा आ, तो क्या करेंगे हम, अपर प्लस अहन। यही तो होगा टुकड़ा, सोचेगा जरा, यही तो होगा। लेकिन ये टुकड़ा हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था एक बात कि हमें ध्यान क्या रखना है, शब्दों का ध्यान रखना, हमें अर्थ का ध्यान रखना है। अपराहन का मतलब क्या होता है, अपराहन का मतलब होता है दोपहर का समय, उसे कहते हैं अपराहन। क्या कहते हैं, अपराहन। हालांकि हम अपराहन लिखते हैं, हम यहाँ पर की जगह क्या लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, लेकिन वो मित्रों गलत है, अशुद्ध है वो। यहाँ पे क्या होगा, अणे होगा। क्या होगा, अणे। वो क्यों होगा उसको देखिए आप। अपर का मतलब होता है बाद का, और शब्द होता है अहन। क्या होता है, अहन। अहन का मतलब होता है दिन। तो दिन के जो बाद का समय होता है वो क्या कहलाता है, दोपहर, वही तो कहलाएगा। तो अपराहन, पूर्वाहन, पूर्व प्लस अहन, दिन से पहले का समय। तो अहन का मतलब होता है दिन, क्या होता है, दिन, और अपर का मतलब बाद। तो अपराहन मतलब जो दोपहर बाद समय होता है, दोपहर का समय होता है, उससे कहते हैं। अब देखिए हुआ क्या है, ये शब्द है हमारा अहन, तो जुड़ेगा क्या, देखिए ये अपर, यहाँ क्या है, देखिए अ, और यहाँ भी क्या है अ। तो होना क्या चाहिए था, हमारा अपराहन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था,
शब्द तो बनना चाहिए था ये अपराहन, माफी, ये बनेगा, शब्द तो ये बनना चाहिए था, लेकिन बना क्या है, ये बना है। ऐसा क्यों? अब देखिए होता क्या है, इस एन को बोलिए एन, ए बोला जा रहा है। अब देखिए जब हम इसको इस ए में जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, रे की जगह रा हो जाता है और इसकी ध्वनि लंबी उच्चारित होती है, अपराहन, अपराहन। देखिए हुआ क्या, अपर और अहन, ये जब दोनों जुड़े हैं, थोड़ी सी बाधा आ रही होगी दूर दूर से, चलता रहता, देखिए ये चने भूंगड़े चलते रहते हैं, आपको पता ही है मैं कोई आकाश में नहीं हूं, धरती पर ही हूं, तो ये आवाजें तो आती रहती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अ और यहाँ पर अ क्या बना है, आ, तो अपरा हो क्या गया, अपरा, अपरा। अब बचा क्या पीछे, हन बचा, हन, हन। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इस है ध्वनि का मात्र लोप जैसा हो जाता है ध्वनि उच्चरित होती ही नहीं है, बहुत ही अल्प मात्रा में उच्चरित होती है, इसलिए क्या हो जाता है, ये है में से ए की जो ध्वनि होती है वो गायब हो जाती है और ये सिर्फ है बचता है। ये ध्वनि क्या हो जाती है मित्रों, गायब हो जाती है जब हम इसका उच्चारण करते हैं। तो देखिए इसका उच्चारण कीजिए आप, अपराहन, अपराहन, ह की ध्वनि देखिए आ ही नहीं रही है और इधर भी न नहीं आ रहा, हणे आ रहा है। अब देखिए होता क्या है, इसको जब हमने आ बोला तो इसकी ध्वनि तो हो गई हमारी गायब, ये सिर्फ हलंत रहा, तो हुआ क्या, ये अपरा हो गया, ये हलंत हो गया और ये न। यहां तक भी ठीक था, चलो यहां तक मान लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, अपराहन, है हलंत हो गया। लेकिन अब बात ये आ रही है कि ने फिर वापस णे में क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पे तो न था ना। होता क्या मित्रों, जब भी प्रथम स्वर में, प्रथम वर्ण में या इस प्रथम शब्द में कहीं भी र, री या श मूर्धन्य आएगा तो ये न क्या होगा, ये न अपने किस में बदल जाएगा, णे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा मित्रों, णे में बदल जाएगा। इसे मूर्धन्यकरण कहते हैं। कई लोग तो इसे संधि नहीं मानते, कहते हैं ये मूर्धन्यकरण है, लेकिन हमने संधि का जो स्पष्ट रूप से पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि वर्ण में परिवर्तन होना चाहिए तब संधि होगी। तो ये क्या होता है, देखिए न का अणे बन रहा है, इसीलिए तो ये परिवर्तन तो हो रहा है, तो परिवर्तन होगा तो इसे संधि कहेंगे, चाहे आप मूर्धन्यकरण कहो चाहे कुछ भी कहो, संधि तो संधि होती है। जब परिवर्तन होगा तो उसे हमें संधि मानना पड़ेगा। तो देखिए अब मूल शब्द हमारे सामने क्या आया है, देखिए टुकड़ा था हमारा अपर प्लस अहन, क्या टुकड़ा था, अपर प्लस अहन। अब हुआ क्या है, अपराहन बोला गया, इस आ के कारण से ये है हलंत हो गया और इस रे के कारण से ये ने जो है वो अणे में तब्दील हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम पूर्वान कर सकते हैं, पूर्व प्लस अहन, मध्याह्न कर सकते हैं, मध्य प्लस अहन। ठीक है, तो ये दोपहर के बाद का समय हो गया अपराह्न। चलिए अगला लेते हैं, अंत्याक्षरी। सबसे अच्छा शब्द है मेरे ख्याल से, बच्चे खूब बोलते हैं, हमने भी हमारे बचपन में खूब बोला था कि अंत्याक्षरी खेल रहे हैं। इसका वर्गीकरण जो है वो हमारे लिए अभी भी एक समस्या बना हुआ है। क्या वर्गीकरण होगा, अंत्याक्षरी किसे कहते थे, करते थे हम शुरू करो अंत्याक्षरी ले हरि का नाम, जो भी वो है। तो ये अंत्याक्षरी क्या होता है, देखिएगा होता क्या है, अंत्याक्षरी उसी को कहते हैं, आप बोलते थे ना, जैसे कि मैंने कहा ले हरि का नाम, ले हरि का नाम, तो वापस अगला जो बोलना शुरू करता था वो कहां से करता था, म से। ले हरि का नाम, मैं पर बोल, तो फिर वो कहता था मछली जल की रानी है। मतलब बात क्या हुई, ये जो अंतिम का वर्ण था उसके नाम से जो एक खेल खेला जाता है उसे कहते हैं अंत्याक्षरी। अंत्य प्लस अक्षरी, अंत के अक्षर से जो खेल शुरू होता है उसे कहते हैं अंत्याक्षरी। तो अंत्याक्षरी बनेगा कैसे, एक तो होता है अंत, एक होता है अंत्य प्लस अक्षर और इसमें जुड़ जाता है ई, तो हो जाता है अक्षर। ये स्त्रीलिंग है, प्रत्यय आपको पता हो तो देखिए ये अंत्य कैसे बना, शब्द होता है अंत, क्या होता है मित्रों, अंत, अंत में ये प्रत्यय लगा है। अब देखिए ये प्रत्यय का एक नियम है, जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रत्यय जब भी किसी शब्द के साथ में जुड़ता है तो उसकी प्रथम ध्वनि में परिवर्तन कर देता है। स्वर की जो प्रथम ध्वनि होती है प्रथम स्वर में परिवर्तन कर देता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अंत अंत्य अंत्य रहा। क्यों, क्योंकि जब ये शब्द ये के जुड़ने से विशेषण का काम करने लग जाता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि देखिए ये अंत्य है, जैसे कि देखिए ये शब्द था हमारा वृक्ष, क्या था
वृक्ष, इसमें क्या जुड़ा, ये जुड़ा, बना क्या, और वृक्ष से शब्द था मूर्धन, क्या था, मूर्धन, क्या जुड़ा, ये जुड़ा, क्या बना, मूर्धन्य। क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये विशेषण का काम कर रहे हैं, और जब भी ये प्रत्यय के लगने से कोई शब्द विशेषण बन रहा है तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये हम और बेहतरीन तरीके से बात करेंगे जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तो आगे देखिएगा, बात चल रही है हमारी कि अंत्याक्षरी कैसे बना है। तो ये शब्द था अंत, अंत में ये प्रत्यय लगा तो बना अंत्य। अंत्य का मतलब क्या हो गया, अंत का, अंत वाला। तो अक्षर प्लस ई, अक्षरी। तो इसका सही वर्गीकरण हमारे सामने क्या आएगा, वो आएगा अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी। ध्यान दीजिएगा, अंत्याक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी क्या होगा, अंत्य प्लस अक्षरी। अब देखिए वातायन किसे कहते हैं, वातायन आपने सुना होगा, जब हम ट्रेन देखते हैं, रेलगाड़ी देखते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है वातायन या वातानुकूलित। तो ये क्या होता है, शब्द है एक वात, एक शब्द है अयन। रामायण पढ़ते हैं, शब्द लेता हूं मैं, देखिए रामायण क्या है, राम प्लस अयन। अयन का मतलब होता है मार्ग, रास्ता, और वात का मतलब होता है हवा, क्या होता है, हवा। तो हवा का मार्ग, तत्पुरुष है आपका, समास बता रहा हूं साथ साथ में, देखिए वात अयन, वात यानी हवा, अयन यानी मार्ग। हवा का मार्ग खिड़की और दरवाजा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वातायन कहते हैं। तो वात प्लस अयन यानी हवा का मार्ग, उसे कहते हैं वातायन। उसी प्रकार से देखिए रामायण जो है वो कैसे बना, राम प्लस अयन। अब देखिए आप कहोगे फिर ये अण्य कैसे आया, वही बात है, अपराह्न में जो हुआ है वही यहाँ पे हुआ है। इस ने का क्या हो गया है, मूर्धन्यकरण हो गया, और ये बदल गया है अण्य में। किसमें बदल गया मित्रों, अण्य में बदल गया। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं। ये अ और ए का मामला था। अब हम बात करेंगे अ और आ के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अ और आ के बारे में। देखिए एक शब्द लिखा मैंने, बहुत ही सामान्य शब्द है, छात्रावास। क्या लिखा मित्रों, छात्रावास। इसको मिटा सकता हूं मैं थोड़ा सा। एक शब्द लिखा मैंने कुसुमाकर, कुसुमाकर। देखिए आप, छात्रावास, कुसुमाकर, क्या होगा, देखिए छात्रावास का टुकड़ा करके देखते हैं हम। शब्द बनेगा, आपको पता ही है, छात्र, या फिर बन सकता है छात्रा। दो शब्द बनेंगे इसमें, एक बनेगा छात्र और एक बनेगा छात्रा। तो क्या होगा, इधर छात्र भी हो सकता है, इधर छात्रा भी हो सकता है। क्योंकि छात्रावास किसे कहते हैं, छात्र या छात्रा के लिए रहने का जो आवास है उसे ही तो कहते हैं छात्रावास। तो देखिए उसमें छात्र भी हो सकता है और छात्रा भी हो सकता है। प्लस में क्या जुड़ेगा, हमारा आवाज जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा मित्रों, आवाज जुड़ जाएगा, क्योंकि छात्र भी हो सकता है और छात्रा भी हो सकता है हमारा। अगला देखिए, कुसुमाकर किसे कहते हैं। अगर अर्थ पता नहीं है तो टुकड़ा कीजिए। टुकड़ा करना कैसे, उन शब्दों का, जैसे कि इसमें एक शब्द है कुसुम। कुसुम का तो आपको पता होगा, लड़की का नाम होता है, लेकिन उससे पहले कुसुम का मतलब क्या होता है, कुसुम का मतलब होता है पुष्प, फूल। और एक शब्द होता है हमारा आकर। क्या होता है, आकर। आकर का मतलब होता है क्या, भंडार, खजाना। तो कुसुम यानी फूल और आकर यानी खजाना, भंडार। तो फूलों का जो भंडार है उसे क्या कहेंगे, कुसुमाकर। क्या कहेंगे, कुसुमाकर। तो कुसुमाकर किसे कहते हैं, तालाब को कहते हैं, आपको पता हो तो। एक शब्द जैसे कि मैंने लिया यहां पे विवादास्पद है, विवादास्पद। क्या लिया मैंने, विवादास्पद शब्द लिया है। देखिए गौर कीजिएगा, शब्द इसमें मूल क्या है, विवाद। क्या है, विवाद। और इसमें प्रत्यय लगा हमारा आस्पद। देखिए सोचने वाली बात है, आस्पद, इतना बड़ा कोई प्रत्यय होता है क्या, हो क्यों नहीं सकता। प्रत्यय का कोई ये नहीं है कि छोटा होगा बड़ा होगा, जो पीछे जुड़ता है
और अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वो क्या होता है, हमारा प्रत्यय होता है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि प्रत्यय से तो संधि होती नहीं, तो फिर ये देखिए ये आस्पद हमारा प्रत्यय है ना, संधि हो गई नहीं यहाँ पे, ये भ्रम है, कुछ नहीं है। प्रत्यय जैसे कि हम आदि में जाएंगे, सारी वो प्रत्यय से ही बनी हुई संधि है, तो प्रत्यय से संधि होती है। तो देखिए विवाद प्लस आस्पद, आस्पद का मतलब होता है पैदा करने वाला, क्या होता है, पैदा करने वाला। तो विवाद को पैदा करने वाला क्या कहलाएगा, विवादास्पद। हुआ क्या, देखिए ये रहा अ, ये रहा आ, अ और आ मिलकर के क्या बना, आ। तो हुआ क्या है, विवाद प्लस आस्पद, बना क्या है, विवादास्पद। अगला देखिए, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अगला देखते हैं, देखिए आ और ए का मामला देखते हैं। किसका देखते हैं, आ और ए का मामला। इसमें क्या होगा मित्रों, इसमें होगा आ और एक होगा अ। जैसे कि देखिए एक मैंने शब्द लिया है, बहुत ही बेहतरीन शब्द है, महामात्य। क्या लिया मैंने मित्रों, महामात्य। इस शब्द पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा कि ये महामात्य कौन सा शब्द है, कहां से आया है। जैसे कि देखिए एक शब्द लेता हूं मैं, तथापि। क्या लिया मित्रों, तथापि। अब देखिए तथापि क्या होता है, महामात्य क्या होता है, गौर करते हैं बात पर थोड़ा सा। देखिए ये शब्द आपने सुना हुआ होगा, महा। महा शब्द तो हमने सुना ही है, मां का मतलब बड़ा। अब देखिए तो करेंगे क्या, टुकड़ा, महा प्लस मात्य। लेकिन ये मात्य क्या होता है, मात्य तो कुछ होता ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा टुकड़ा है जो सही नहीं हो रहा है। तो ध्यान क्या रखना हमें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि, और क्या पढ़ रहे हैं, इधर आ आना चाहिए, इधर अ आना चाहिए। तो इधर तो आ गया, अब इधर क्या आना चाहिए, अ आना चाहिए। तो देखिए एक शब्द होता है अमात्य। क्या होता है मित्रों, अमात्य, जिसका मतलब होता है मंत्री। क्या होता है, मंत्री। तो महामात्य कोई बड़ा मंत्री होता है, उसे कहते हैं महामात्य। तो महा प्लस अमात्य, देखिए शब्द पर गौर करना। ऐसे शब्द लिए मैंने जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे ही शब्द पूछे जाते हैं। विद्या प्लस आलेर वैसे नहीं पूछे, विद्या प्लस अर्थी। जैसे कि देखिए मैं एक लिख लेता हूं, विद्यार्थी। क्या लिख लिया हमने, विद्यार्थी। चलिए अगला देखते हैं, तथापि। तथापि किससे बना, देखिए तथा प्लस अपि, किससे बना है, तथा प्लस अपि। तथापि देखिए यहां पे क्या था, आ, यहां पे क्या था, अ। तो आ और ए मिलकर के क्या बन रहा है, आ बन रहा है, तो ये बन गया हमारा तथापि। अगला देखिए हमारा विद्यार्थी, कैसे बनेगा, इधर क्या आपका विद्या, इधर क्या आपका अर्थी। अब देखिए ये अर्थी क्या होता है भाई, अर्थी कौन सी, वो जो हम किसी डेड बॉडी को ले जाते हैं वो वाले अर्थी। अरे वो अर्थी नहीं है भाई, अर्थी का मतलब होता है इच्छुक। क्या होता है, अर्थी का मतलब होता है इच्छुक, इच्छा रखने वाला, वो होता है विद्या की इच्छा रखने वाला विद्यार्थी। वो अर्थी अलग होती है, ये होती है वो अर्थी, ध्यान रखना इस बात का, ये नहीं होती है। तो देखिए विद्यार्थी, आ और ए जुड़ा है। जैसे कि एक शब्द और लिखता हूं मैं, देखिए और निशांत। क्या लिखा मैंने, निशांत। देखिए क्या टुकड़ा होगा, निशा किसे कहते हैं, निशा किसे कहते हैं, रात्रि। और रात्रि का अंत उसे क्या कहते हैं, निशांत। तो निशांत का मतलब क्या हुआ, सुबह, सुबह का समय होता है उसे क्या कहते हैं, निशांत। ठीक है, दिनांक, निशांत दिनांत कर दिया मैंने, लीजिए दिनांक। तो क्या हो जाएगा, दिन प्लस अंत, वो उसमें चला जाएगा अ और ए में, ये किस में चला जाएगा, आ और आ में। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा ये वर्गीकरण होगा। इसका आप छोटा सा एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला करते हैं बात आ और आ के बारे में।
देखिए आ प्लस आ होना क्या चाहिए, इधर भी आ और इधर भी आ, बनेगा क्या, बनेगा हमारा आ। जैसे कि एक शब्द लिया मैंने विद्या प्लस आलय, क्या लिया मित्रों, विद्या प्लस आलय, बनेगा क्या, विद्यालय। देखिए जैसे कि मैंने एक शब्द लिया चिकित्सालय, क्या लिया, अब आपका जो एक मूल कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आपकी जो अवधारणा है वो आपके समझ में आ जानी चाहिए। देखिए शब्द होता है चिकित्सालय, चिकित्सालय चिकित्सा से बना है और आलय का मतलब होता है घर, निवास। तो विद्या का आलय, जहां पे विद्या को ग्रहण करते हैं, विद्या का घर, चिकित्सालय क्या हो जाएगा, शौचालय, क्या हो जाएगा, शौच प्लस आलय। तो इसका क्या करेंगे हम, चिकित्सा प्लस आलय। मूल रूप से जो मित्रों बात हमें ध्यान में रखनी है कि यदि इधर अ हो चाहे आ हो, इधर भी अ हो चाहे आ हो, यदि दोनों मिलकर के आ का निर्माण कर रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि होगी। और इनका अ लाना है कि आ लाना है, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम मूल रूप से शब्दकोश पर ध्यान देंगे, शब्दों पर ध्यान देंगे, तब ही हमें पता चलेगा। जैसे कि देखिए एक बहुत प्यारा शब्द लेता हूं मैं, कारागार, क्या लिया मैंने, कारागार। आपको बताओ तो ये शब्द आपको आता रहता है, आयुधागार। देखिए कारागार किसे कहते हैं, कैसे टुकड़ा करोगे, कार प्लस गार कि कारा प्लस गार, क्या करोगे, या तो आप करोगे कारा प्लस गार, या हम कर सकते हैं कार प्लस आगार, कार प्लस आगार, लेकिन ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब गलत क्यों होंगे इस पर बात करनी है हमें, क्योंकि कारागार किसे कहते हैं, एक शब्द होता है देखिए कारागृह, क्या होता है, कारागृह, और एक होता है कारागार। ध्यान क्या रखना है, कारा का मतलब क्या होता है, कारा का मतलब होता है जेल, और वृत्त एक गोल घेरा होता है उसे कहते हैं कारा, कारा का मतलब होता है जेल, क्या होता है, जेल। और इधर शब्द क्या होगा हमारा, आगार, भाई कारा प्लस आगार। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, आगार आलय दोनों एक ही चीज है। आगार का मतलब ही वही होता है जहां पे ठहरते हैं हम, निवास स्थान। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि रोडवेज में हम पढ़ते हैं ना, आगार नाम लिखा रहता है, भरतपुर आगार, नागौर आगार, बीकानेर आगार। ये आगार क्या है, आगार मतलब स्थान, आलय स्थान आगार दोनों एक ही चीज है। तो कारा मतलब जेल, आगार मतलब स्थान, तो कारागार मतलब जहां जेल का स्थान हो वो। कारागृह, इसमें देखिए कुछ नहीं है, संयोग है, कारा और गृह जुड़ा है, तो कार नहीं करना है, कारा करना है, ध्यान रखना इस बात को। अब देखिए उसी प्रकार से आयुधागार, तो आयुध, अब किस टुकड़ा क्या करेंगे हम, आयुध, आयुध कहते हैं हथियारों को, किसे कहते हैं, हथियारों को। तो हथियारों का जो आगार उसे क्या कहेंगे, आयुधागार। तो ध्यान क्या रखना हमें कि आ के साथ में यदि आ जुड़ता है तो क्या होगा, हमेशा आ ही होगा, क्या होगा, आ ही होगा। तो जैसे कि देखिए एक शब्द और लेता हूं मैं, बहुत ही बेहतरीन शब्द है, द्राक्षासव, क्या लिया मैंने, द्राक्षासव। अब सबसे पहले ये कि शब्द को समझो, ये द्राक्षासव होता क्या है, सुना हुआ नहीं हमारे, तो हमारे क्या सुना हुआ है, हमारे सुना हुआ है दाख, दाख सुना हुआ होगा, दाख, दाख शब्द क्या है, दाख हमारा तद्भव, इसका संस्कृत शब्द क्या है, द्राक्षा, क्या शब्द है, द्राक्षा, द्राक्षा को कहते हैं दाख, दाख नहीं होती वो किसमिस जिसको हम बोलते हैं, वो दाख, ये हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द है द्राक्षा। और मैं आपको बता दूं संधि जो है वो तत्सम शब्दों के साथ में होती है, तद्भव शब्दों के साथ में नहीं होती है, ध्यान रखना इस बात को। तो द्राक्षा प्लस आसव क्या होगा, आसव का मतलब होता है रस, क्या होता है मित्रों, रस, क्या होता है, रस।
तो द्राक्षा प्लस आसव, द्राक्षा यानी दाख और आसव यानी रस, तो दाख का रस उसे कहते हैं द्राक्षासव। देखिए परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न ये, जिस प्रकार से ये आयुधागार कारागार पूछा जाता है उसी प्रकार से द्राक्षासव पूछा जाता है। तो द्राक्षा प्लस आसव, सव नहीं करेंगे, देखिए सव क्या, सव तो कुछ होता ही नहीं, वो सव अलग होता है, वो ये सव होता है ये, तो ध्यान रखना इस बात को। आसव का मतलब रस और द्राक्षा का मतलब दाख। तो इसी प्रकार से हमारे कुछ शब्द थे जिसमें हमने पहला जो प्रकार था हमारा अ या आ के साथ में अ या आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा हमारा आ जुड़ेगा, उसके बारे में अध्ययन किया था। तो इसका आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, हो सके तो आगे बात करते हैं। देखिए मित्रों अगली जो बात होगी हमारी वो होगी ई और ई के ऊपर। किसके ऊपर होगी? ई या ई के साथ यदि ई या ई जुड़ेगी तो बनेगा क्या? बड़ी बनेगी। इसके भी टुकड़े कर देता हूं मैं, क्या होगा? छोटी प्लस छोटी, बनेगा क्या? बड़ी। अब इसका मैं क्या लिखूं यहां पे? रसोई प्लस दीर्घ बराबर बनेगा क्या? दीर्घ। इधर भी क्या होगा? दीर्घ ई प्लस रसोई बनेगा क्या? दीर्घ। इधर क्या होगा? दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर में दीर्घ। देखिए मित्रों इसका भी चार प्रकार से वर्गीकरण होगा। अब इसका जो वर्गीकरण है वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि आपको पता है कि समय की थोड़ी सी सीमितता रहती है मेरे पास में, तो मैं ज्यादा समय नहीं ले पाऊंगा। तो इससे संबंधित आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका यथासंभव उत्तर दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। नमस्कार।